गोदरेज। ये नाम सुनते ही शायद आपको एक मजबूत अलमारी या फिर ताले का ख्याल आया होगा, लेकिन जरा अपने आसपास देखिए, शायद आपको गुड नाइट, इजी, सिंथॉल या गोदरेज हेयर कलर दिख जाए। और हाँ, गोदरेज के होम अप्लायंसेज और फर्नीचर्स तो मैं भूल ही गया। दोस्तों, हिंदुस्तान में शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें गोदरेज ना हो। और अगर घर से बाहर निकलें तो रियल एस्टेट और फाइनेंशियल सर्विसेज से लेकर कैटल फीड और एरोस्पेस में भी यह ग्रुप मौजूद है। गोदरेज ने नाइजीरिया को कुतुब मीनार से भी लंबी सीसीआर रिएक्टर बनाकर दी, चंद्रयान मिशन के लॉन्च व्हीकल को बनाया और यहाँ तक कि तेजस और पिनाका रॉकेट्स के कई क्रिटिकल पार्ट्स को गोदरेज ही बनाती है। यह 127 साल पुरानी कंपनी महात्मा गांधी की भी फेवरेट थी, जिसने देश में प्रजातंत्र की बहाली के लिए 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाया था। अगर इस कंपनी को मुंबई का राजा भी कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुंबई के कुल रिहायशी एरिया का लगभग 10% जमीन गोदरेज ग्रुप के पास है। और आज की वीडियो में हम गोदरेज ग्रुप की हिस्ट्री और बिजनेस एम्पायर के अलावा ये जानेंगे कि मुंबई में इतना बड़ा लैंड बैंक उनके पास आया कहां से। ये बात है साल 1894 की, जब मुंबई के एक यंग बैरिस्टर आर्देशिर गोदरेज ईस्ट अफ्रीका के जांजिबार में प्रैक्टिस करने जाते हैं। आर्देशिर ने इस डिटर्मिनेशन के साथ काम करना शुरू किया कि वकालत के पेशे में झूठ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वही समय था जब बैरिस्टर महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका में हलचल मचाए हुए थे। लेकिन आर्देशिर को जल्द ही समझ आ गया कि यह पेशा उनके लिए नहीं है और बिना समय गंवाए वो मुंबई वापस आकर एक फार्मा कंपनी में काम करने लगे। लेकिन दोस्तों, उनके अंदर एक पारसी का खून था जो हर वक्त उनके दिमाग को बिजनेस की तरफ डाइवर्ट करता रहता था। केमिस्ट की नौकरी करते हुए उन्हें एक आइडिया आया कि क्यों न सर्जरी के ब्लेड्स और कैंची बनाई जाए, क्योंकि उस समय ये सब कुछ ब्रिटिश कंपनीज बनाती थी। लेकिन ये काम शुरू करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। फिर आर्देशिर उस समय के एक रईस पारसी मेरवान जी कामा के पास गए और 3000 रुपए उधार लेकर काम करना शुरू किए। उन्हें एक ब्रिटिश कंपनी के लिए औजार बनाने का काम मिला, लेकिन ये धंधा भी उन्हें जल्द ही बंद करना पड़ा और वजह थी देश प्रेम। दरअसल आर्देशिर अपने प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया लिखना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश पार्टनर इसके लिए तैयार नहीं था। आर्देशिर का पहला धंधा जो कर्ज लेकर शुरू हुआ वो फेल हो चुका था। वो निराश थे और अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे। उसी दौरान उन्हें न्यूज़पेपर में एक खबर दिखी कि मुंबई में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और साथ में पुलिस कमिश्नर ने लोगों को अपने घर और ऑफिस की सिक्योरिटी को और बेहतर करने के लिए अपील किया था। आर्देशिर के दिमाग में फिर एक बिजनेस आइडिया आया कि क्यों ना अच्छी क्वालिटी का ताला बनाया जाए। लेकिन बात वहीं जाकर फंसी कि अब पैसे कहां से लाएं। वो मेरवान जी के पास फिर गए और अपना पुराना कर्ज नहीं चुका पाने के लिए माफी मांगे, साथ ही अपने नए बिजनेस में कुछ मदद के लिए रिक्वेस्ट किए। मेरवान जी खुद एक व्यापारी थे और आर्देशिर की ईमानदारी पर उन्हें भरोसा था। वो मदद के लिए जब तैयार हुए तो 1897 में 215 स्क्वायर फीट के एक छोटे से गोदाम से ताला बनाने का काम शुरू किया गया। गुजरात और मालाबार से ट्रेंड कारीगर बुलाए गए और एंकर के नाम से ताले को मार्केट में उतार दिया गया। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई गोदरेज ग्रुप के विशाल बिजनेस एम्पायर की। गोदरेज का हर ताला यूनिक था, यानी कि वो सिर्फ अपनी चाबी से ही खुलता था और इसके लिए हर ताले के साथ बाकायदा गारंटी का एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता था। आर्देशिर की इस पहल ने लोगों का भरोसा जीत लिया और उनका धंधा तेजी से चलने लगा। लेकिन इस सक्सेस ने उन्हें ताले से एक कदम आगे सोचने पर मजबूर किया। दरअसल मुंबई उस समय भी अमीरों का ही शहर था और बैंक लॉकर्स की सुविधा नहीं होने से लोग अपना पैसा और जेवरात घर में ही रखते थे। आर्देशिर ने सोचा कि क्यों न लोगों को एक मजबूत अलमारी या तिजोरी बनाकर दिया जाए ताकि वो अपने कीमती सामान सुरक्षित रख सकें। और फिर अपने इस प्लान पर इंजीनियर्स और कारीगरों के साथ महीनों काम करते रहे। फाइनली साल 1902 में लोहे की चादर को बिना काटे एक ऐसी अलमारी को मार्केट में उतारा गया जो बेहद मजबूत होने के साथ ही आग से भी पूरी तरह सुरक्षित था। फिर साल आया 1910, जब आर्देशिर के कारोबार में उनके छोटे भाई फिरोज शाह भी जुड़ गए और तालों को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काफी रिसर्च के बाद इंडिया का पहला स्प्रिंगलेस लॉक तैयार किए। इसके साथ ही कई साइज के ताले और अलग अलग मॉडल्स की अलमारियां लॉन्च की जाने लगी। और दोस्तों, इसकी पॉपुलैरिटी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। आज भी गांव में हर अलमारी को लोग गोदरेज ही बोलते हैं। लड़की की शादी में गोदरेज की अलमारी देना शान की बात मानी जाती है। असल में गोदरेज की शुरू से ही ये स्ट्रेटजी रही है कि अपने प्रोडक्ट को इतना पॉपुलर कर दो कि वो पूरी कैटेगरी पर ही कब्जा कर ले। आर्देशिर को लगा कि धंधा तो अच्छा चल ही रहा है और फिरोज शाह भी पूरी लगन से लगे हुए हैं, तो क्यों ना एक बार विदेश जाकर वहाँ की टेक्नोलॉजी को भी देखा जाए। उन्होंने इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी का एक टूर फाइनल किया। लेकिन उस टूर के पहले वो मेरवान जी से मिलने गए, जिनके कर्ज के पैसों से इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा हुआ था। उन दिनों मेरवान जी काफी बीमार चल रहे थे। आर्देशिर ने जब उनको पुराने पैसे लौटाने की बात की तो उन्होंने पैसे लेने से साफ मना कर दिया, लेकिन बोले कि हो सके तो मेरे भतीजे बॉयज को अपने यहाँ कुछ काम दे देना।
आर्देशिर ने बायस को कंपनी में नौकरी नहीं दी, बल्कि उन्हें कंपनी में पार्टनर बना लिया और कंपनी का नाम गोदरेज एंड बायस कर दिया। हालांकि आर्देशिर के विदेशी दौरे से लौटने के बाद ही बायस कंपनी से ये कहकर अलग हो गए कि उन्हें इस काम में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन आज भी कंपनी के नाम को बदला नहीं गया और इसी गोदरेज एंड बायस कंपनी के नाम आज मुंबई में 3400 एकड़ जमीन का मालिकाना हक है, जो कभी पुर्तगालियों के कब्जे में हुआ करती थी। इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है दोस्तों, जिसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। दौर था अंग्रेजी हुकूमत का और देश में आजादी को लेकर आवाजें उठने लगी थी। आर्देशिर गोदरेज भी गांधी जी और तिलक के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे और इस अभियान से इंस्पायर्ड होकर लोगों को रोजगार देना चाहते थे। इसलिए उनके दिमाग में साबुन बनाने का ख्याल आया, क्योंकि उस समय मार्केट में एनिमल फैट से बने साबुन ही मौजूद थे, जिसे हिंदू इस्तेमाल नहीं करते थे। और फिर काफी रिसर्च के बाद साल 1918 में छवि नाम से एक साबुन को लॉन्च किया गया। ये दुनिया का पहला साबुन था जिसमें एनिमल फैट की जगह वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल किया गया और यहीं से शुरुआत हुई गोदरेज सोप्स लिमिटेड की, जिसे आज हम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। छवि के बाद गोदरेज ने नंबर 2 साबुन पेश किया, जिसका रीजन था कि अगर नंबर 2 साबुन लोगों को पसंद आई तो नंबर 1 अपने आप हिट हो जाएगी, और हुआ भी वैसा ही। गोदरेज नंबर 1 साबुन 1922 में बाजार में आई और आज भी मौजूद है। दोस्तों, साबुन का ये कारोबार इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि ताले और अलमारी का कारोबार अपने भाई फिरोज शाह को सौंपकर आर्देशिर गोदरेज पूरी तरह से इसी बिजनेस में लग गए। 1926 में टर्किश बाथ और फिर वतनी साबुन को मार्केट में उतारा गया, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर मधुबाला थी। खुद गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस स्वदेशी ब्रांड का प्रचार किया। फिर साल आया 1928, जब आर्देशिर गोदरेज अपना पूरा कारोबार फिरोज शाह को सौंपकर नासिक चले गए, क्योंकि उनके कोई बच्चे नहीं थे और वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी थी। फिर 1936 में आर्देशिर की डेथ के बाद शुरुआत हुई एक नए युग की और कंपनी को फिरोज शाह के रूप में एक नया मालिक मिला, जो पूरी शिद्दत से कंपनी की लिगेसी को आगे बढ़ाने में जुट गए। गोदरेज की सेल्स दिन ब दिन बढ़ती गई और साल 1944 की एक घटना जब अखबारों में छपी तो लोगों का भरोसा गोदरेज पर और बढ़ गया। दरअसल मुंबई के बंदरगाह पर ब्लास्ट के बाद भीषण आग लग गई थी, जिसमें सब कुछ जलकर खाक हो गया। काफी लोग मारे भी गए, लेकिन अगर कुछ बचा तो गोदरेज की कुछ अलमारियां और उसमें रखे पेपर्स। इस घटना के बाद सभी सरकारी दफ्तरों और बैंकों में गोदरेज की ही अलमारियां इस्तेमाल की जाने लगी। साल 1951 में आजादी के बाद निष्पक्ष चुनाव के लिए जब एक मजबूत बैलेट बॉक्स की जरूरत पड़ी तो सरकार ने इसके लिए भी गोदरेज को चुना और 17 लाख बैलेट बॉक्स बनाए गए। 1952 में सिंथॉल के मार्केट में आने के बाद गोदरेज इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट सोप प्लेयर बन गया और इसके बाद 1955 में इंडिया का पहला टाइपराइटर और 1958 में इंडिया का पहला रेफ्रिजरेटर लॉन्च किया गया। फिर साल आया 1972, जब फिरोज शाह की डेथ के बाद उनके 4 बेटे नवल, बुरजोरजी, दोसाबाई और सोहराब ने गोदरेज ग्रुप की कमान को अपने हाथों में लिया। चूंकि सोहराब और दोसाबाई गोदरेज की पीढ़ियां आगे नहीं बढ़ी, इसलिए गोदरेज ग्रुप का पूरा बिजनेस नवल और बुरजोरजी अपने परिवार के साथ मिलकर संभालने लगे। बुरजोरजी और उनका परिवार साबुन का कारोबार देखने लगा, जबकि सिक्योरिटी सॉल्यूशंस और टेक्निकल बिजनेस नवल गोदरेज अपने परिवार के साथ संभालने लगे। अब चूंकि बिजनेस को संभालने के लिए लोग भी ज्यादा थे और यंग जनरेशन भी इन्वॉल्व थी, इसलिए गोदरेज का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तेजी से बढ़ने के साथ ही उनका बिजनेस भी अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई होने लगा। सबसे पहले अगर हम आदि और नादिर गोदरेज की बात करें तो एक होल्डिंग कंपनी गोदरेज इंडस्ट्रीज बनाकर उन्होंने अपने सोप बिजनेस का नाम गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड कर दिया और आज साबुन के अलावा गुड नाइट, हिट, फास्ट कार्ड और गोदरेज डाई जैसे कई पॉपुलर प्रोडक्ट उनके पास हैं। और अभी साल 2023 में GCPL ने लगभग 3000 करोड़ में रेमंड के FMCG बिजनेस को भी एक्वायर कर लिया है। साल 1990 में एक रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज की शुरुआत हुई, जिसे आज 65 से भी ज्यादा रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस है और 60,000 से ज्यादा फैमिलीज इनके बनाए घरों में रहती है। 1991 में एनिमल फीड का बिजनेस गोदरेज एग्रोवेट शुरू किया गया और ये तीनों कंपनियां स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इसके अलावा गोदरेज केमिकल और गोदरेज कैपिटल भी गोदरेज इंडस्ट्रीज के ही कंट्रोल में आती हैं। चलिए अब गोदरेज ग्रुप के दूसरे वर्टिकल जमशेद और स्मिता गोदरेज के बिजनेस एम्पायर को समझ लेते हैं। आपको याद होगा गोदरेज एंड बायस कंपनी, जिसे आर्देशिर गोदरेज ने शुरू किया था, वो आज जमशेद और स्मिता गोदरेज की होल्डिंग कंपनी है, जिसके तहत गोदरेज लॉकिंग सिस्टम्स, गोदरेज अप्लायंसेज, फर्नीचर का बिजनेस गोदरेज इंटीरियो, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स एंड टूल्स और गोदरेज एरोस्पेस इनके मेन बिजनेसेस हैं। लेकिन दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गोदरेज की सभी कंपनीज में दोनों परिवारों का क्रॉस होल्डिंग्स है, यानी कि कंपनी के सभी फैसलों में पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है और इसीलिए गोदरेज परिवार को एक मिसाल माना जाता है कि इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर होने के बावजूद भी खुले तौर पर कोई डिस्प्यूट सामने नहीं आता। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है।
मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि मुंबई का 10% रिहायशी एरिया गोदरेज के पास है। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि जब आर्देशीर गोदरेज के पास बिजनेस के लिए 3000 रुपए नहीं थे तो ये 1 लाख करोड़ की जमीन उनके पास कैसे आ गई। इस रहस्य को जानने के लिए हमें 16वीं शताब्दी में जाना होगा, जब पुर्तगाली इंडिया में बिजनेस करने आए और मुंबई पर कब्जा कर लिए। दरअसल मुंबई उस समय 7 सेपरेट आइलैंड का क्लस्टर हुआ करता था। साल 1661 में पुर्तगाली राजा ने अपनी बेटी की शादी इंग्लैंड के चार्ल्स सेकंड से करने के दौरान इसी लैंड को दहेज में दे दिया था, जिसे बाद में चार्ल्स सेकंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। और उसी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई को अपने कंट्रोल में लेकर एक इंडस्ट्रियल हब में बदलना शुरू किया। आइलैंड के 7 टुकड़ों को एक बड़े लैंड मास में कन्वर्ट किया गया, जिसके नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में एक इलाका था विखरोली, जिसका 3000 एकड़ एरिया डेवलप ना करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1830 में एक पारसी बिजनेसमैन फ्रामजी बानाजी को बेच दिया। और यही जमीन वर्ल्ड वार 2 के समय बॉम्बे हाई कोर्ट के जरिए एक पब्लिक ऑक्शन में फिरोज शाह गोदरेज ने खरीदा था। साथ ही उन्होंने मुंबई के दूसरे इलाके भांडुप और नाहूर में भी 400 एकड़ लैंड परचेज किया। और इस तरह आज गोदरेज ग्रुप के पास टोटल 3400 एकड़ जमीन मुंबई में मौजूद है। अब आज विखरोली के उस 3000 एकड़ जमीन की पोजीशन ये है कि उसके 1750 एकड़ में मैनग्रोव फॉरेस्ट है और 300 एकड़ लैंड पर लोगों ने झुग्गी झोपड़ी बसाकर कब्जा कर रखा है। गोदरेज ग्रुप 1750 एकड़ को एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से टच नहीं करना चाहती, लेकिन आदि और नादिर ग्रुप 300 एकड़ पर हुए कब्जे को हटाकर और बाकी बचे 1000 एकड़ जमीन को डेवलप करना चाहते हैं। जबकि जमशेद और स्मिता ग्रुप का कहना है कि हम ऑलरेडी अपने सभी ऑफिसेज विखरोली में बना रखे हैं। एक्सेसिव डेवलपमेंट से नेचर को नुकसान होगा, क्योंकि इसी की वजह से मुंबई सांस ले रहा है। यह इशू अभी भी अंडर डिस्कशन है और गोदरेज परिवार के कुछ करीबी लॉयर्स और फैमिली फ्रेंड्स बीच का रास्ता निकालने पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।